टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी है हमारा 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 26। तो महिला प्रीमियर लीग के तहत पहले संस्करण में कितने मैच खेले गए थे, तो 22 मैच खेले गए थे। और पहले संस्करण में जो है, प्रथम संस्करण में 5 टीम पार्टिसिपेट की थी, 5 टीम भाग लिए थे। और WPL का जो है प्रथम संस्करण का जो विजेता कौन रहा है, तो मुंबई इंडियंस रहा है, मुंबई इंडियन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी मणिपुर। फरवरी में देश में कुल 3 राज्य में विधानसभा चुनाव कराया गया था, जिसमें कौन कौन था, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय था। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी है हमारा 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 26 फरवरी। तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो शहीद दिवस मनाने का निर्धारण किया गया है वो है 15 फरवरी। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो मसाला उत्पादन में भारत का जो है मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। और मसाला का जहां तक बात किया जाए तो पूरा विश्व में भारत इसमें अग्रणी है। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से नासिर का परीक्षण कब किया जाएगा। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2028। तो नासिर का जो है सफल परीक्षण किया जाएगा 2024 में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। तो श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और जो है इसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट है हमारा कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा मतवा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो मतवा महामेला का जो आयोजन है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 70। तो 17वां प्रवासी दिवस के आयोजन इंदौर में किया गया था। ठीक है, इंदौर में। और इसका मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, इरफान अली। नेक्स्ट है हमारा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन ए द सेम, ऑप्शन बी है नाटू नाटू, ऑप्शन सी है ऑन द वे और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नाटू नाटू को। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो मिस यूनिवर्स का जो है आयोजन अमेरिका में किया गया है और 2022 में जो मिस यूनिवर्स बनी है वो बनी है बारबोनी ग्रेवियल। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा शिवा चौहान, ऑप्शन बी है वंदना राठी, ऑप्शन सी है मोहन ठाकुर और ऑप्शन डी है पंकज घोष। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए शिवा चौहान।
भारतीय थल सेना का जो है फायर एंड फ्यूरी स्पेयर्स की कैप्टन जो है शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन बी है लियो कनाडो, ऑप्शन सी है फेंग याजी और ऑप्शन डी है यूकी फुकीशिमा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। ऑप्शन ए डिजिट और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी, ऑप्शन बी है महिलाओं का अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता, ऑप्शन सी है अमृतकाल में महिलाओं का योगदान और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए डिजिटल और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्विलिटी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की प्रतिमा संबंधित है। ऑप्शन ए भगवान शिव से, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु से, ऑप्शन सी है भगवान कृष्ण से और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का जो प्रतिमा है वो भगवान शिव से संबंधित है और जो है यह प्रतिमा 112 मीटर ऊंची है। ठीक है, साथ में अगर बात किया जाए यह प्रतिमा स्थित कहाँ है तो यह प्रतिमा है राजस्थान में और इस प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है? तो ये 4th क्वाड सम्मेलन 2023 था। इसमें 4 देश इस आयोजन में भाग लिए थे। कौन कौन थे वो? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह 4 ही देश थे, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी है सिकंदराबाद, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को जो है सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है। उसी जगह अगर पर्यटन का समग्र विकास हेतु किसको दिया गया है? तो उत्तराखंड को दिया गया है, उत्तराखंड को। नेक्स्ट है हमारा कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी है विस्तारा, ऑप्शन सी है स्पाइस जेट और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए श्रीलंका में। और जो है 2026 में जो इसका आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा जिम्बाब्वे एवं नामीबिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 135 और ऑप्शन डी है 136। तो भारत का स्थान रहा है 126 और अर्थात अगर इसमें पूछा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान किसका रहा तो वो रहा है फिनलैंड का। ठीक है, 32वें व्यास सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है असगर वजाहत, ऑप्शन बी है ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार और ऑप्शन डी है मोहन सिंह। तो ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनका जो उपन्यास है वो उपन्यास है पागल खाना, जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। पाक जलमड्रूमद को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए सपन्ना रमेश सेलार, ऑप्शन बी है साजन प्रकाश, ऑप्शन सी है दिवेश गांगुली और ऑप्शन डी है रवि कुमार। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सपन्ना रमेश सेलार ने पाक जलमड्रूमद को तैरकर जल्दी से पार किया है, तेजी से पार किया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए INS दुर्ग, ऑप्शन बी है INS हरिहंत,
ऑप्शन सी है INS विक्रांत और ऑप्शन डी है INS द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है पटना में और ऑप्शन डी है नोएडा में। तो भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित किया गया है। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है देवेंद्र फडणवीस और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किया गया है। और अभी वर्तमान में जो है सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है विज्ञान और ऑप्शन डी है कला। तो इला भट्ट का जो निधन हुआ है इनका संबंध समाज सेवा से है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा बेसिन, ऑप्शन बी है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है गोदावरी बेसिन और ऑप्शन डी है महानदी बेसिन। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन और अगर पहला बोला जाए प्रथम कौन है तो वो है गंगा बेसिन। ठीक है, गंगा बेसिन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? ऑप्शन ए खेवर, ऑप्शन बी है जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा और ऑप्शन डी है रोहतांग दर्रा। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो है नाथुला दर्रा और इसका अगर ऊंचाई का बात किया जाए तो नाथुला दर्रा का ऊंचाई है 4328 मीटर और नाथुला दर्रा है कहाँ? तो यह है सिक्किम में। नेक्स्ट है हमारा कि केसर मिश्रण है? ऑप्शन ए बीज एवं कलियों का, ऑप्शन बी है पत्ती एवं तनों का, ऑप्शन सी है बीज एवं जड़ों का और ऑप्शन डी है फूल एवं बीज का। तो केसर मिश्रण है बीज एवं कलियों का। ठीक है, और मिकिर की पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मेघालय। तो मिकिर का जो पहाड़ी है वो स्थित है असम में। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया है? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1976। तो चिपको मूवमेंट जो है यह जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था 1970 में। कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, और जो इसके नेतृत्व किए थे वो किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसका संबंध परिस्थिति संतुलन से नहीं है? ऑप्शन ए वन रोपण, ऑप्शन बी है वन्य जीव सुरक्षा, ऑप्शन सी है जल प्रबंधन और ऑप्शन डी है औद्योगिक प्रबंधन। तो इसमें औद्योगिक प्रबंधन का संबंध परिस्थिति संतुलन से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध वैसा देश को बोला जाता है जो कि पूर्ण रूपेण क्या है? तो भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी रोमानिया और ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। तो हंगरी एक ऐसा देश है जो कैसा है? तो स्थलरुद्ध है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी है कोपेन, ऑप्शन सी है थार्नवेट और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। तो थार्नवेट का संबंध जो है वो किससे है? तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक से है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1909 और ऑप्शन डी है 1919। तो 1892 में भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके साथ 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है राजस्व एवं व्यय, ठीक है, अथवा बजट पर बहस करने का, कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने का शक्ति प्रदान किया गया था। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शक्ति प्रदान किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई?
इलाहाबाद की संधि, तो पहले हम लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि हुई कब थी, तो 1765 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1775 से 82 तक, और तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक, 1790 से 92 तक, और सालाबाई की संधि जो हुआ था वो हुआ था 1782 में। तो इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, तो इलाहाबाद की संधि हुई है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था, और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का श्रेणी दिए थे, देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है, कहकर महात्मा गांधी ने उन्हें संबोधित किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिलिथंगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेविल, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड वेविल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति थे, और बाद में इन्हें ही 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहा, वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है कराची, और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी कलकत्ता। तो मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। तो मुस्लिम लीग ने सीधी जो और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई थी वो मनाई थी 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, और इसको ही क्या कहा गया था, तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में ही मनाया गया था। इसको संबोधित किया जाता था डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, डायरेक्ट एक्शन डे। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था के लिए क्या किए थे, तो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी है अमीर हसन, ऑप्शन सी है फेजी, और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह भी बार बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसका शिष्य थे, तो अमीर खुसरो किसका थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है हमारा तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1565 में हुआ था। तो अर्थात यह तीनों सही है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जोना खां, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जौनपुर का जो स्थापना हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी है गंगा घाटी, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, और ऑप्शन डी है सोन घाटी। तो भारत में मानव का अगर सर्वप्रथम साक्ष्य का बात किया जाए तो वो मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है, और नर्मदा घाटी में कहाँ से मिलता है, तो हथनोड़ा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। हथनोड़ा होशंगाबाद, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हथनोड़ा कहाँ पे, तो होशंगाबाद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अगर इसका लंबाई पूछा जाए तो इसका लंबाई उत्तर से दक्षिण था 55 मीटर,
ठीक से, उत्तर से दक्षिण। और अगर पूछा जाए चौड़ाई इसका क्या था, तो पूर्व से पश्चिम की ओर था, तो वो था 33 मीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 33 मीटर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो उदयन के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 में ही भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची है? अब देखिए 3 सूची है हमारा, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में उस सूची को रखा जाता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का जो है सहयोग रहता है। जैसे है ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियंत्रण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियंत्रण जो है यह क्या है, तो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है उद्देश्य का और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो भारत संविधान का जो है उद्देश्य का भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। और ये कौन बोले थे, तो यह बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 276 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 185 और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है वर्ष 1964 में किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी है याचिका समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों का संख्या होता है वो कितना का होता है, तो 30 सदस्यों की संख्या होती है। और इनके सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते, तो लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होता है और इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2026 और ऑप्शन डी है 2027। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 82 170(3) में शर्तों में संशोधन किया गया, साथ ही इसी में बताया गया है कि जिसके अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 82 और 170(3) के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद को। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की विधि के प्रश्न पर राय ले सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल,
ऑप्शन सी है मुख्य सचिव और ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। ठीक है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 154 में किया गया है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी है प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है निर्धनता को घटाना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यह तीनों जो है तीनों का आवश्यक है सतत विकास के लिए, अर्थात ऑप्शन डी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी है 2.3%, ऑप्शन सी है हमारा 3.8% और ऑप्शन डी है 4.2%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3%। नेक्स्ट है हमारा कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन बी है हमारा सीपी राधाकृष्ण, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद शुक्ला और ऑप्शन डी है हमारा गुलाब चंद कटारिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं। ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है कार्तिक आर्यन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो हैं वो आयुष्मान खुराना बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए हयाकुरी, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है हमारा गोवा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हयाकुरी में। तो भारतीय वायुसेना तथा जापान की वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जो है वो जापान के हयाकुरी में, ठीक है, केंद्र पर हुआ था, जापान में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है पोलो, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध जो है वो है टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश हैं। वो 8 देश कौन कौन है, तो भारत, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आइसोसोहेल, ऑप्शन बी है आइसोसोमर्थ और ऑप्शन सी है हमारा आइसोबार और ऑप्शन डी है हमारा आइसोहेलाइन। तो उसको बोला जाता है आइसोसोहेल। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आइसोसोहेल के विषय में 1 मिनट आप लोग जान जाइए कि आइसोसोहेल उसको बोला जाता है वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं या खींचा जाता है, उसको आइसोसोहेल बोला जाता है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी है नवारानी डागला, ऑप्शन बी है हमारा लाहो बांग्ला, ऑप्शन सी है हमारा छपेली महतू डांगी और ऑप्शन डी है रासलीला नौटंकी और कजरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पांडवानी, नवारानी और डागला जो है यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 21 सितंबर और ऑप्शन डी है 11 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी है 1956 में और ऑप्शन डी है 1957 में। तो संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है शिलोंग में। तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है और असम राइफल्स का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1835 ईस्वी में।
एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है वोल्टेज और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश की इकाई है। नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए आमाशय और आंतें, ऑप्शन बी है यकृत और पित्ताशय, ऑप्शन सी है फेफड़ा और यकृत और ऑप्शन डी है हृदय और मस्तिष्क। तो हृदय और मस्तिष्क दो ऐसे मुख्य अंग हैं जिसमें काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है निकोला टेस्ला और ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी निकोला टेस्ला। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए आधी हो जाएगी, ऑप्शन बी है 2 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी है 1/4 हो जाएगी और ऑप्शन डी है 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस रंग का विलयन कोण सबसे कम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है लाल। तो लाल रंग का जो है विचलन कोण सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन बी है प्रतिबिंब छोटा है, ऑप्शन सी है प्रतिबिंब सीधा है और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में है। तो इसमें हमको खोजना है कौन सा कथन गलत है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है पनडुब्बी, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी है CO2 से सूखी बर्फ बनना, ऑप्शन सी है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और ऑप्शन डी है लो चुंबकीयकरण। तो मक्खन का खट्टा होना क्या है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कपूर, ऑप्शन सी है नेफ्थलीन और ऑप्शन डी है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट जो है यह ऊर्ध्वपातन का जो है पदार्थ नहीं है। और ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है, किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसी एक तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका जो संयोजकता है वो होगा 1, ऑप्शन डी। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सबल अम्ल, ऑप्शन बी है दुर्बल अम्ल, ऑप्शन सी है अनोक्सी अम्ल और ऑप्शन डी है हमारा तंतु अम्ल। तो उनको जो है अनऑक्सी अम्ल बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम से कैसा रंग होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी है पीला, नीला, ऑप्शन सी है गुलाबी और ऑप्शन डी है पीला गुलाबी। तो मिथाइल ऑरेंज का जो क्षारीय माध्यम से रंग होता है वो होता है पीला गुलाबी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उभयधर्मी और ऑप्शन डी है अम्लीय। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी उभयधर्मी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? ऑप्शन ए कार्बन वो हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन वो सोडियम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन वो सोडियम और ऑप्शन डी है हमारा हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ग्रेफीन क्या है। ऑप्शन ए कार्बन का अपरूप, ऑप्शन बी है एक संक्रमित घाव, ऑप्शन सी है लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है सोडियम का अपरूप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन का अपरूप क्या है? तो ग्रेफीन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यूटोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? ऑप्शन ए खनिज लवणों का, ऑप्शन बी है विलीन ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है पराशरी परिजीवों का और ऑप्शन डी है हमारा विलीन नाइट्रेट का। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी विलीन नाइट्रेट का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन ए प्रोथेलस, ऑप्शन बी है घटपर्णी, ऑप्शन सी है वीनस फ्लाईट्रैप और ऑप्शन डी है सेंडशू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोथेलस जो है यह एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए फिलनी, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। तो पहला अगर वनस्पति वैज्ञानिक माना जाता है वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रोफेलेटोमाइसिन, ऑप्शन बी है न्यूमाइसिन, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन और ऑप्शन डी है इरिथ्रोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है काइनिन और ऑप्शन डी है मेलेकाहाइड्राइन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। ऑप्शन ए पायरूवेट, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है इथेनॉल और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन का पहला चरण जो होता है वो पायरूवेट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए क्लोडोफोरा, ऑप्शन बी है देवदार, ऑप्शन सी है मार्केसिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पौधा जो है बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं वो है मार्केसिया। नेक्स्ट है हमारा कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? ऑप्शन ए अधिवृषण, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी है मूत्रवाहिनी और ऑप्शन डी है सवलनीय वाहिनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिनी। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, ऑप्शन बी है मस्तिष्क की छवियों के संदेश भेजना, ऑप्शन सी है आंख की फोकस दूरी को बदलना और ऑप्शन डी है चोट से आंख की सुरक्षा करना। तो हमारी आंख का लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल और ऑप्शन डी है RBC रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी RBC। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी है प्रतिबंधित सामान का निर्यात, ऑप्शन सी है अलिखित सामान का निर्यात और ऑप्शन डी है तस्करी से सामान का निर्यात। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी है ग्रामीण साक्षरता विकास, ऑप्शन सी है ग्रामीण रेलवे और ऑप्शन डी है ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास का अवधारणा जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान
हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। और ऑप्शन डी है श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1960 ईस्वी। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 3 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।